हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आप ही के अपने एजुकेशन हब जेई क्लासेस मेरठ में। मैं यहाँ आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ एक नई यूनिट जिसका नाम है पावर ट्रांसमिशन, जिसे हिंदी में शक्ति पारेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नई यूनिट है जिसका नाम है पावर ट्रांसमिशन। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये आपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल आपने अपनी बाईसाइकिल में देखा है, बाइक्स में देखा है, गाड़ियों में देखा है कि कैसे हम एक शाफ्ट से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे शक्ति को पारेषित करते हैं या पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम है पावर ट्रांसमिशन, या फिर इसे जैसे हिंदी में मैंने आप बच्चों को बताया, इसे हिंदी में कहते हैं शक्ति पारेषण। क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति पारेषण कहते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हमने जैसे देखा है कई बार होता क्या है कि जिस बिंदु पर या जिस शाफ्ट पर पावर डेवलप होती है या पावर जनरेट होती है, उस शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है या ट्रांसफर करना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझें कि साइकिल है। मान लीजिए जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पर जब आप पैडल मारते हैं तो आगे वाले एक्सल पर पावर देते हैं अपने हाथों का, अब सॉरी अपने पैरों से। जब आप साइकिल चलाते हैं तो जो शक्ति है, आप अपने पैरों के माध्यम से जो शक्ति है वो कहाँ स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर कहाँ करते हैं? आगे वाले एक्सेल पर, यानी पेडल्स के माध्यम से आगे वाले एक्सेल पे पावर ट्रांसमिट होती है। और वो पावर कहाँ जाती है? पीछे वाले स्प्रॉकेट पे जाती है, जिसके माध्यम से पीछे वाला पहिया मूव करता है। किसके माध्यम से जाती है? चेन के माध्यम से जाती है। तो पावर ट्रांसमिशन क्या है? पावर ट्रांसमिशन एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी पद्धति है, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक ऐसा मोड है जिसके द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। पावर को ट्रांसमिट या ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पावर को ट्रांसमिट या ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए यहां पे एक शाफ्ट है, दूसरी शाफ्ट यहां पे है, या एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इस बिंदु पर या इस शाफ्ट पर मोटर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मोटर। मोटर की शाफ्ट इससे पीछे जुड़ी हुई है। अब इस शाफ्ट पे तो पावर जनरेट हो रही है, किसके माध्यम से? मोटर के माध्यम से। पर आपको ये वाली पावर यहाँ पे इस बिंदु पे देनी है, सो दैट यहां से हम पावर को इस्तेमाल कर सकें। आपने जब आप गेहूं पिसाई दुकान पे गए होंगे जहां पे गेहूं की पिसाई होती है, तो आपने देखा होगा कि एक मोटर लगी रहती है। मोटर यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है, और यहाँ पर एक मशीन लगी रहती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहां से एक शाफ्ट जाती, एक यहां पे पावर क्या होती है? जनरेट होती है। और यहां पे जो मोटर के द्वारा पावर जनरेट होगी, वो पावर हमें कहाँ चाहिए? इस मशीन पे चाहिए। इस मशीन पे वो पावर आनी चाहिए। तो हम एक ऐसा माध्यम लगाते हैं जिसके द्वारा ये वाली पावर जो यहाँ पे जनरेट होगी, वो पावर यहाँ पे पहुंच जाती है। वो कौन सा माध्यम होता है? हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बेल्ट का, बेल्ट का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे शक्ति का पारेषण होता है। अभी हम थोड़ा सा शक्ति के बारे में भी देख लेते हैं कि ये शक्ति होती क्या है, पावर। जब हम पावर ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि पावर होती क्या है। अगर हम पावर को परिभाषित करें, पावर को परिभाषित करें तो पावर क्या होती है? पावर, इट इज डिफाइंड एज
दी एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी इकाई समय में उत्पन्न होने वाली या इकाई समय में खर्च होने वाली जो ऊर्जा होती है उसको आप पावर कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, अब पावर, जैसे मैंने आपको बताया पावर क्या है, शक्ति है। ठीक है, शक्ति है, तो इसकी यूनिट क्या है? देखिए, पावर जो है, जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, पावर इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यानी इकाई समय वो कोई सा भी हो सकता है, 1 सेकंड ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, 1 घंटा ले लीजिए। ठीक है, तो इकाई समय में खर्च होने वाली या उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को आप पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है जूल, जूल्स। ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है समय, समय की यूनिट, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड, तो मैं सेकंड ही ले रहा हूं। अब जूल्स को मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है, और यहां पे आ गया सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? पावर की यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी न्यूटन मीटर पर सेकंड को हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं वाट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉट्स। यानी अगर इकाई समय में 1 सेकंड में अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगा करके 1 मीटर के विस्थापन कर रहे हैं किसी भी पिंड पर, तो उसमें आप जो एनर्जी लग, उसमें जो आप पावर डेवलप करेंगे या पावर जनरेट करेंगे या पावर यूज करेंगे, वो क्या होगी? 1 वाट के बराबर होगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसमें एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। जूल्स जो होती है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और सेकंड सेकंड आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एनर्जी पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, किसी शाफ्ट, कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है, घूम रही है अपनी अक्ष पे, तो उससे उत्पन्न होने वाली शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/N/T/60। क्या होता है? 2π/N/T/60, और इसकी यूनिट होती है वाट्स। ठीक है, अगर आप इसे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? किलोवाट में आ जाएगा। अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए मैंने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये वॉट किस में बन जाएगा? किलोवाट में बन जाएगा। पर अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी पर अगर आप बल लगाएं और उस बल के कारण, उस बल की वजह से वह पिंड एक गति या एक चाल पकड़ लेता है जिसका मान v है, तब पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? पावर का फॉर्मूला बन जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पावर इज इक्वल टू 2π/N/T/60, और पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां पे n क्या है? n होता है आरपीएम,
और टी होता है टॉर्क, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और एन होता है आरपीएम, यानी एक मिनट में कोई शाफ्ट कितनी बार घूम रही है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। मान लीजिए एक मिनट में वो 300 बार घूम रही है अपनी अक्ष पे, तो उसके आरपीएम कितने हो जाएंगे? 300। तो ये यहां पे आपका पावर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसी पावर को जब हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, तो जो उसके मोड होते हैं, जो उसके तरीके होते हैं, वो हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बहुत सारे माध्यमों से पावर को या शक्ति को पारेषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम देखें मोड्स या तरीके शक्ति को ट्रांसमिट या पारेषित करने के तरीके क्या होते हैं? पहला आता है आपके सिलेबस में बेल्ट ड्राइव्स। ठीक है, जिसे हम हिंदी में पट्टी पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है चेन ड्राइव्स। चेन ड्राइव से पहले रोप ड्राइव्स, जिसे हम रस्सी पद्धति कहेंगे। उसके बाद आ जाता है चेन ड्राइव्स, उसके बाद आ जाता है गियर ड्राइव्स। ठीक है, चेन ड्राइव को वही चेन पद्धति और गियर ड्राइव्स को गियर पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पद्धतियां हैं जिन्हें हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में ये चारों पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम पावर को, शक्ति को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ट्रांसमिट करते हैं, शक्ति को पारेषित करते हैं। अब आप यहां पे एक चीज देखिए, अगर मैं ये दोनों पद्धतियां लूं और ये दोनों पद्धतियां लूं, तो इन दोनों पद्धतियों में और इन दोनों पद्धतियों में एक अंतर आता है। क्या? ये जो होती है ये होती है नेगेटिव ड्राइव्स। अभी देखेंगे नेगेटिव ड्राइव्स और पॉजिटिव ड्राइव्स क्या होती है, और ये होती है पॉजिटिव ड्राइव्स। ठीक है, ऋणात्मक ऋणात्मक पद्धति और धनात्मक पद्धति। अब ये ऋणात्मक और धनात्मक पद्धतियां क्या होती हैं, इसे देख लेते हैं। जब भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, जब भी एक बिंदु से, यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, ए पॉइंट, बी पॉइंट। जब भी आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पावर को ट्रांसमिट करेंगे या शक्ति को पारेषित करेंगे, तो ये देखा गया है कि जैसे ही हम शक्ति को पारेषित करते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, तो दो अनचाहे व्यवहार उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? एक आता है स्लिप, ठीक है, और एक आता है
क्रीप। ठीक है, तो ये दो अनचाहे व्यवहार उत्पन्न होते हैं, इसे हम विस्तार से समझेंगे क्या क्या होते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब भी हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उच्च गति पर, जैसे ही गति उच्च पहुंचती है, जैसे ही आरपीएम तेज होते हैं, तो होता क्या है कि उस शाफ्ट के ऊपर जो बेल्ट मूव कर रही होती है, उस किसी भी शाफ्ट के ऊपर जब बेल्ट मूव करती है हाई वेलोसिटी पे, तो बेल्ट जो होती है वो उस शाफ्ट के ऊपर फिसलना स्टार्ट कर देती है। क्या होती है? फिसलना स्टार्ट कर देती है। उसको हम क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। बेसिकली स्लिप होती क्या है? स्लिप होती है चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटीज या सापेक्ष गति में आया बदलाव। सापेक्ष गति में आया बदलाव किसके बीच में? चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन शाफ्ट एंड मीडियम। ठीक है, मीडियम और शाफ्ट, मतलब शाफ्ट और माध्यम के बीच में अगर सापेक्ष गति में बदलाव आ जाए तो उसे हम स्लिप बोलते हैं। कैसे? अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट का मैं एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का। इस शाफ्ट के ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है, ये बेल्ट चढ़ी हुई है। तो हम हमारी ये कोशिश रहती है जब हम शक्ति को पारिषित करते हैं, तो हम जब ये शक्ति को पारिषित करने का ये जो अरेंजमेंट बनाते हैं, तो इस समय हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने आरपीएम से ये शाफ्ट घूम रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 400 आरपीएम पे घूम रही है। ठीक है, तो जितने आरपीएम पे ये शाफ्ट घूमेगी, उतने ही आरपीएम इस रस्सी के भी होने चाहिए, उतने ही आरपीएम या उतनी ही गति से ये रस्सी भी मूव करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, कब नहीं होगा? जब इन दोनों के बीच में स्लिप हो जाएगी, मतलब जब ये रस्सी या जब ये बेल्ट इस शाफ्ट के ऊपर फिसलना आरंभ कर देगी। आप अगर आप अगर ऐसे सोचें कि मान लीजिए ये सतह है, इस सतह पर कोई आदमी दौड़ रहा है, इस सतह पे कोई आदमी दौड़ रहा है, और अभी यहां पे ये सतह क्या है? रफ है। अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दूं, या इन दोनों के बीच में, मतलब इस आदमी के पैरों के बीच में और इस सतह के ऊपर एक ऑयल की फिल्म लगा दूं, ऑयल की फिल्म लगा देता हूं, तो क्या होगा कि इस आदमी के पैरों की सतह और ऑयल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष गति उत्पन्न हो जाएगी, जिसकी वजह से ये आदमी सड़क पर या इस सतह पर फिसलने के चांसेस इसके बन जाएंगे। उसी तरीके से अगर इस रस्सी या इस बेल्ट और इस शाफ्ट के ऊपर के बीच में, इस शाफ्ट और इस बेल्ट के बीच में सापेक्ष गति उत्पन्न हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में स्लिप उत्पन्न हो जाती है, स्लिप। और ये जो स्लिप है, ये स्लिप पावर या शक्ति शक्ति पारेषण को कम कर देती है। क्या कर देती है? कम कर देती है। अब और ये जो दूसरा पॉइंट आता है क्रीप, ये क्या होता है? ये एक ऐसा माध्यम होता है या एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर आप एक मटेरियल को या एक पिंड को बहुत ही लंबे समय तक एक निश्चित भार के प्रेजेंस में लटका के रखेंगे या खींच करके रखेंगे, तो वह पिंड या वह बॉडी उस भार के कारण अपनी लेंथ में कुछ बढ़ोतरी कर लेगी, और यही जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। ठीक है, ये एक शाफ्ट है,
ये एक शाफ्ट है और इन दोनों शाफ्ट के ऊपर बेल्ट लगा दिए मैंने, ये बेल्ट लगा दिए। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये टाइट साइड होती है और ये स्लैक साइड होती है। मतलब ये ढीली साइड होती है और ये टाइट साइड होती है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो बेल्ट है ना, ऊपर वाली बेल्ट जो होती है वो हमेशा थोड़ी सी ढीली होती है और बीच नीचे वाली बेल्ट जो होती है वो हमेशा टाइट आपको दिखेगी। जब आप साइकिल की चेन देखेंगे, बाईसाइकिल की जो चेन देखेंगे चलाते समय, तो ऊपर की जो चेन होती है जो एक्सल, बड़े वाले एक्सल की तरफ जाती है, वो आपको हमेशा टाइट मिलेगी और नीचे वाली जो चेन होती है जो बड़े वाले एक्सल से छोटे वाले स्प्रॉकेट तक जाती है वो आपको थोड़ी सी ढीली मिलेगी। इसी तरीके से बेल्ट में ऊपर वाली जो साइड होती है वो हमेशा स्लैक साइड होती है, ढीली होती है, और नीचे वाली साइड हमेशा टाइट होती है। ठीक है। नीचे वाली जो साइड होती है वो हमेशा टाइट आपको मिलेगी और ऊपर वाली साइड आपको हमेशा ढीली मिलती है, स्लैक साइड मिलती है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि हमारी ये जो कोशिश रहती है, ये हम जब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बनाते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि बेल्ट ज्यादा से ज्यादा पुली या शाफ्ट का सरफेस एरिया घेर करके रखे। तो जब ऊपर वाली साइड आप स्लैक बनाएंगे तो ये वाली जो क्षेत्रफल है उसको ज्यादा घेर के रखेगी, जिसके कारण क्या होगा, शक्ति का पारेषण गुणांक बढ़ जाएगा। तो क्रीप क्या होता है? क्रीप एक निश्चित बल के कारण, अगर आप काफी लंबे समय तक उस बल को किसी पिंड पे लगा करके रखेंगे तो वह पिंड उस बल के कारण क्या होगा, अपनी लंबाई थोड़ी सी बढ़ा देगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। तो और रोब बेल्ट ड्राइव्स या पट्टी पद्धति और रस्सी पद्धति, ये क्या होती है? ये नेगेटिव ड्राइव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्लिप मिलता है, स्लिप और क्रीप मिलता है। ये दोनों फिनोमेना इन दोनों पद्धतियों के अंदर मिलते हैं, इसलिए इन्हें नेगेटिव ड्राइव्स बोलते हैं, जिसकी वजह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो शक्ति का पारेषण होता है वह थोड़ा कम होता है। मान लीजिए यहाँ पे 100 यूनिट्स पावर डेवलप हुई, तो यहाँ पे हो सकता है 95 या 90 ही मिलेगी। 5 यूनिट या 10 यूनिट क्या होंगी? स्लिप और क्रीप के कारण खर्च हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसे नेगेटिव ड्राइव्स बोलते हैं। जबकि पॉजिटिव ड्राइव्स में स्लिप और क्रीप दोनों नहीं होते, दोनों नहीं होते, इसलिए इन्हें पॉजिटिव ड्राइव्स बोला जाता है। पॉजिटिव ड्राइव्स में जितनी शक्ति आप लगाएंगे लगभग लगभग उतनी ही शक्ति दूसरे पॉइंट पर आकर के आपको मिलती है। इसीलिए चेन यूज होती है कहां पर? बाइसाइकिल में। आप चेन की जगह बेल्ट लगा दीजिए। साइकिल में, बाइसाइकिल में आप चेन की जगह अगर आप बेल्ट लगा देंगे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उतनी ही वेलोसिटी या उतनी ही पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेल्ट के अंदर अगर स्लिप जनरेट हो जाएगी तो आपकी लगाई हुई शक्ति का काफी पार्ट स्लिप और क्रीप खा जाएंगे, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जबकि चेन ड्राइव्स और गियर ड्राइव्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम यहां पे देख लेते हैं
टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स में ऑन द बेसिस ऑफ, या इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, पट्टी पट्टी पद्धति का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ बेल्ट शेप, बेल्ट या पट्टी के आकार के आधार पर, पट्टी के आकार के आधार पर आप इसको कैसे विभाजित कर सकते हैं। एक आता है आपके पास राउंड, राउंड बेल्ट, एक ऐसी बेल्ट होती है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, राउंड होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है, अगला आता है बी बेल्ट। बी बेल्ट क्या होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन वी शेप का हो। ठीक है, कुछ ऐसी शेप होती है वी, जिसका क्रॉस सेक्शन वी शेप का होता है, उसको हम वी बेल्ट बोलते हैं। थर्ड आता है टीथ बेल्ट, और फोर्थ आता है ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल बेल्ट मतलब जिस बेल्ट के क्रॉस सेक्शन का जैसा आकार है, आप उसी आकार के आधार पर आप उसे विभाजित कर सकते हैं। राउंड बेल्ट, अगर किसी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन राउंड है, गोलाकार है, तो आप उसे राउंड बेल्ट बोलेंगे। अगर किसी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन वी शेप का है तो आप उसे वी बेल्ट बोलेंगे। अगर किसी बेल्ट के ऊपर बहुत सारे दांते बने हुए हैं, कुछ ऐसे, तो उसे आप टीथ बेल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टीथ बेल्ट। जो अगला आता है ट्रेपेजॉइडल बेल्ट। ट्रेपेजॉइडल बेल्ट क्या होती है, ये कुछ ऐसी होती है। ये क्या होती है, ट्रेपेजॉइडल बेल्ट होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर शक्ति को पारिषित करने के लिए बेल्ट या पट्टियों का उपयोग करते हैं। तो जब हम उपयोग करते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए एक बिंदु ये है, एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये है। इस शाफ्ट से इस शाफ्ट पे पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, किसके माध्यम से, इस पट्टी के द्वारा। और ये जो पट्टी होती है इसी को ही हम बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं। ये बेल्ट देखिए इस वाली शाफ्ट के ऊपर लिपटी हुई है और इस वाली शाफ्ट के ऊपर लिपटी हुई है। ये जो शाफ्ट होती है जिसके पीछे मोटर लगी रहती है उसको हम बोलते हैं ड्राइवर शाफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्राइवर शाफ्ट, क्योंकि वही तो चला रही है, वही तो शाफ्ट है जो दूसरी वाली शाफ्ट को चलाएगी। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ड्राइवर शाफ्ट। और जिस शाफ्ट को चलाया जाता है, ये वाली शाफ्ट इस बेल्ट के माध्यम से इस वाली शाफ्ट को चला रही है, तो इस वाली शाफ्ट को जिसको चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं ड्रिवन शाफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइवर शाफ्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं चालक।
चालक शाफ्ट, ठीक है। और ड्रिवन शाफ्ट को हम बोलते हैं चलित, चलित, ठीक है। तो जो चलाए उसको चालक, जो चले चालक के माध्यम से, जो चले उसको हम बोलते हैं चलित। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो चालक शाफ्ट होती है, चालक शाफ्ट के ऊपर जो पहिया होता है उसका डायमीटर हमेशा आपको कम मिलेगा। 99.9% आपको चालक पहिए का डायमीटर कम मिलता है और चलित पहिए का डायमीटर ज्यादा मिलता है। आप खुद इसे आप खुद इसे महसूस कर सकते हैं। अगर आप कभी जहाँ पे जहाँ पे गेहूं पिसाई केंद्र होता है, जहाँ पे गेहूं की पिसाई होती है, वहां पे जो मोटर होती है उसकी जो शाफ्ट होती है उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। और जो मशीन होती है जिसमें गेहूं की पिसाई होती है उस पे जो पहिया लिपटा हुआ होता है, जिस पर बेल्ट लिपटी हुई होती है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है। उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि चालक पहिए का डायमीटर आपको 99.9% आपको कम ही मिलेगा। इसका भी एक रीजन होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, कितने टाइप की बेल्ट बताई, राउंड, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट और टूथ बेल्ट। यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट कैसी होती है, फ्लैट बेल्ट बिल्कुल फ्लैट होती है। इसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल आपको फ्लैट दिखाई देगा। सामने से अगर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, और ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ऊपर से देखेंगे तो आपको फ्लैट दिखाई देगा। तो इसीलिए इसे फ्लैट बेल्ट बोलते हैं। तो कितने टाइप की बेल्ट है, राउंड, वी बेल्ट, टीथ बेल्ट, ट्रेपेजॉइडल और फ्लैट बेल्ट। टीथ बेल्ट, ट्रेपेजॉइडल और वी बेल्ट, ये हम जनरली हाई वेलोसिटीज पर यूज करते हैं, जहां पे हमें स्लिप थोड़ी कम चाहिए होती है। इसमें भी स्लिप होती है, पर राउंड बेल्ट और फ्लैट बेल्ट के अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। अगर आप कभी वर्कशॉप में जाएं, वर्कशॉप में आपने देखा होगा, वर्कशॉप में आपके कॉलेज में जो वर्कशॉप होगी उस वर्कशॉप में लेथ मशीन होती है, ठीक है। लेथ मशीन के जस्ट ऊपर एक छोटी सी मोटर लगी रहती है, उस मोटर से एक शाफ्ट ऐसे निकली रहती है, उस शाफ्ट पे एक बेल्ट लगी रहती है, वो बेल्ट लेथ मशीन के एक स्पिंडल पे आकर के जुड़ जाती है। अगर आप उस बेल्ट को देखेंगे तो वो बेल्ट वी शेप की बेल्ट होती है। किस शेप की, वी शेप की बेल्ट होती है। क्यों उसे वी शेप की क्यों बनाते, फ्लैट क्यों नहीं बनाते? रीजन उसका यह है कि उस मोटर के आरपीएम बहुत ज्यादा होते हैं। अगर फ्लैट बेल्ट बना देंगे तो इतने हाई आरपीएम पे दो चीजें होंगी, या तो वो बेल्ट उन दोनों शाफ्ट से फिसल करके बाहर जाकर के गिरेगी और किसी को चोट पहुंचा सकती है, या फिर दूसरा वो बेल्ट उतने हाई स्पीड पे टूट सकती है। और हम उन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका नहीं चाहते, इसलिए हम उसे वी बेल्ट की शेप देते हैं, जिसकी वजह से स्लिप भी उसमें कम होती है, स्लिप भी कम होती है और पावर ट्रांसमिशन रेट भी उसका बढ़ जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेल्ट शेप ये रही। इसके बाद अगर हम आगे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ बेल्ट ओरिएंटेशन या बेल्ट अरेंजमेंट, ऐसे लिखिए, बेल्ट अरेंजमेंट, बेल्ट अरेंजमेंट। बेल्ट अरेंजमेंट के आधार पर आप बेल्ट को कैसे विभाजित कर सकते हैं, इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है ओपन बेल्ट सिस्टम, और सेकंड आता है क्रॉस बेल्ट सिस्टम।
ओपन बेल्ट सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है खुली पट्टी पद्धति। ठीक है। और क्रॉस बेल्ट सिस्टम को बंद पट्टी पद्धति। बंद पट्टी पद्धति। तो इन दोनों के ओरिएंटेशन में क्या अंतर है इसको हम देख लेते हैं। ओपन बेल्ट सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें दो शाफ्ट के ऊपर बेल्ट को इस टाइप से या इस तरीके से चढ़ाया जाता है कि दोनों की जो डायरेक्शन होती है शाफ्ट के घूमने की वो एक जैसी हो, एक जैसी हो। पहला अंतर ये रहा। दूसरा अंतर क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई भी छल्ला नहीं बनता, दोनों शाफ्ट के बीच में कोई भी छल्ला नहीं बनेगा। कैसे देखते हैं। मान लीजिए एक शाफ्ट आपकी ये रही, एक शाफ्ट आपकी ये है और दूसरी शाफ्ट आपकी ये है। दूसरी शाफ्ट आपकी ये है, एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है। अगर आप यहां पे मान लीजिए इस शाफ्ट के पीछे मोटर लगी हुई है तो ये एक ड्राइवर शाफ्ट है और ये एक ड्रिवन शाफ्ट है। यानी जैसा मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, ड्राइवर शाफ्ट वह शाफ्ट होती है जिस पर मोटर लगाई जाती है या जो किसी दूसरी दूसरी शाफ्ट को चलाती है, इसलिए इसे चालक शाफ्ट बोलते हैं। और ये क्योंकि ड्रिवन शाफ्ट है तो ये इस शाफ्ट के द्वारा चलेगी, इसलिए इसे ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं या चलित शाफ्ट बोला जाता है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक पट्टी लगा दूं या बेल्ट लगा दूं, मान लीजिए मैंने बेल्ट लगा दी और ये बेल्ट मैंने ऐसे इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दी और ये मोटर इस शाफ्ट को इस दिशा में घुमाएगी, इस दिशा में घुमा रही है मतलब क्लॉकवाइज घुमा रही है। ठीक है। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ऑब्वियसली बेल्ट भी इसी दिशा में घूमेगी, बेल्ट भी इसी दिशा में घूमेगी। जब ये वाली शाफ्ट इस दिशा में घूमेगी तो ये वाली जो बेल्ट है वो भी इसी दिशा में घूमेगी। जब ये इसी दिशा में घूमेगी तो ये वाला बड़ा पहिया भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। किस दिशा में? क्लॉकवाइज घूमेगा। तो खुली पद्धति में या ओपन बेल्ट सिस्टम में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। और दूसरा जो मैंने अंतर बताया, कोई भी छल्ला आपको नहीं मिलेगा, मतलब इस शाफ्ट और इस शाफ्ट के बीच में कोई भी छल्ला नहीं है। देखो ये ओपन है इसलिए इसे ओपन बेल्ट बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्रॉस बेल्ट में। क्रॉस बेल्ट क्या होती है? वही शाफ्ट है, एक शाफ्ट ये रही और दूसरी शाफ्ट ये है। अब अगर मैं इन दोनों को घुमाना चाहता हूं और ये मान लीजिए वही है, ड्राइवर शाफ्ट है और ये क्या है? ड्रिवन है। मतलब ये चालक है, ये चलित है। अब अगर मैं इसको इस टाइप से घुमाना चाहता हूं कि ये क्लॉकवाइज घूमे, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो मुझे इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब अगर ये घड़ी के सुई की दिशा में घूमेगी तो मुझे इसे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाना है। तो मुझे बेल्ट का ऐसा कोई तरीका लगाना पड़ेगा, ऐसे किसी तरीके से बेल्ट को इन दोनों पे चढ़ाना पड़ेगा जिससे मुझे ये सिस्टम मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छल्ला दे देते हैं। क्या दे देते हैं? छल्ला दे देते हैं। यहां पे इस पट्टी को यहां पे बंद कर देते हैं। अब होगा क्या, ये शाफ्ट अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, जैसे यहां पे घूमेगी, जैसे यहां पे घूम रही थी वैसे यहां पे भी घूम रही है क्लॉकवाइज। पर क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये वाली शाफ्ट
ये वाली शाफ्ट क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये वाली बेल्ट ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम करके ये वाली बेल्ट इस दिशा में ऐसे घूमेगी, और ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे, और ये ऐसे, तो ये वाली शाफ्ट ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये घड़ी की दिशा में घूम रही है ऐसे, और ये कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, घड़ी से उल्टी दिशा में, तो ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो अगर आपको यहां पे सेम डायरेक्शन चाहिए तो ओपन बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस बेल्ट या बंद पट्टी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बेल्ट अरेंजमेंट। अब इसके बाद अगर हम देखें, तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। देखिए, जब भी हम बेल्ट का निर्माण करते हैं, जब भी हम बेल्ट को बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम हर एक बेल्ट के लिए एक ही सिंगल मटेरियल लें। आप अपने और भी चीज़ों में अगर देखेंगे कि भाई, अगर आप अपने लिए कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो हर एक मौसम में एक जैसा कपड़ा तो नहीं पहनते। सर्दियों में कुछ और, किसी और मटेरियल का कपड़ा पहनेंगे, गर्मियों में किसी और मटेरियल का कपड़ा पहनेंगे। उसी तरीके से जैसे जैसे बेल्ट का काम होता है, जितनी वेलोसिटीज पे काम होगा, जितने लोड पे काम होगा, उसी तरीके से बेल्ट के मटेरियल का भी बदलाव किया जाता है, बेल्ट के मटेरियल का भी चयन किया जाता है। तो इसके आधार पे हमें लेदर बेल्ट मिलती है। ठीक है, इसके बाद बेकेलाइट बेल्ट मिलती है, कॉटन बेल्ट मिलती है, वुडन बेल्ट मिलती है। तो ये क्या है, कुछ मटेरियल है जिनके आधार पे आप बेल्ट का वर्गीकरण कर सकते हैं। लेदर बेल्ट होती है, बेकेलाइट होती है, कॉटन होती है, वुडन होती है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। यानी गति या चाल के आधार पर, गति या चाल के आधार पर, गति या चाल के आधार पर आप इसे तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी, पहला होता है लो स्पीड बेल्ट ड्राइव्स, फिर आता है मीडियम स्पीड बेल्ट ड्राइव्स, और फिर आता है हाई स्पीड बेल्ट ड्राइव्स। लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। लो स्पीड, लो स्पीड बेल्ट ड्राइव्स क्या होती है, अगर स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक है,
बेल्ट की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लो स्पीड बेल्ट ड्राइव्स बोलेंगे। अगर मीडियम स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, मीडियम स्पीड के लिए 15 मीटर पर सेकंड से 22 मीटर पर सेकंड तक अगर इसकी स्पीड है तो हम क्या बोलेंगे, उसे मीडियम स्पीड बेल्ट ड्राइव्स बोलेंगे। और अगर 22 से ज्यादा हो जाती है, ग्रेटर देन 22 मीटर पर सेकंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाई स्पीड बेल्ट ड्राइव्स बोलते हैं। तो बेल्ट की स्पीड के आधार पर भी आप उसे वर्गीकृत कर सकते हो। तो आपको आधार मैंने बताए, पहला आधार क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ बेल्ट की शेप, बेल्ट की शेप के आधार पर आप उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा बेल्ट के अरेंजमेंट के आधार पर, और तीसरा देखा हमने बेल्ट का जो मटेरियल है उसके आधार पे, और चौथा हमने देखा बेल्ट की स्पीड के आधार पर। तो इन 4 तरीकों से आप बेल्ट का वर्गीकरण कर सकते हैं। यहां से आप 5 नंबर का क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसानी से क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्ट को समझाइए, बेल्ट पद्धति को समझाइए और उसका विस्तार पूर्वक वर्गीकरण कीजिए। तो ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। आई होप आपको ये वाला कंटेंट जो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन यूज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।